हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ मैट्रिसेस वाला पार्ट चल रहा है जो कि आपके आईआईटी जैम में भी इंपॉर्टेंट है। आज हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इजी भी है देखा जाए तो अगर समझ लो ध्यान से, और हम यहाँ पर ध्यान से ही समझते हैं, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले अरे टॉपिक नेम तो बता दूं। हमारा टॉपिक का नेम है कि आज हम सॉल्यूशन देखेंगे किसके, लीनियरली नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं होमोजेनियस इक्वेशंस का जो लीनियर सॉल्यूशन है वो बता चुकी हूँ। यहाँ पर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे हम अपने टॉपिक पे। क्या है हमारा टॉपिक, आप सभी को पता है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। ये इक्वेशंस जो होती हैं इसी फॉर्म में जहां पर इज इक्वल टू में कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होती हैं। तो ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा जाता है। ये वही है सारे होमोजेनियस इक्वेशन में। फर्क कितना था, यहाँ पर 0 होते थे और ये सारी सेम होती थी। और नॉन होमोजेनियस में क्या है कि इज इक्वल टू में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में। m/n की मैट्रिक्स बनी है ये हमारी a11 a12 a1n, ठीक है। इस तरह से ये m रोज आ रही है इसमें और n कॉलम्स है, राइट। n कॉलम्स है, m रोज हैं और ये n वेरिएबल्स हैं हमारे पास। और ये क्या है हमारे b, कैपिटल B लेते हैं। ये a मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। और ये होती है हमारी कौन सी, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इस फॉर्म में लिखा जाता है इन शॉर्ट में, जहां पर एक क्या है हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोली जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको और ये सब्ट्रैक्ट करके इसको लिखते हैं हम ए और बी को इस तरीके से, वो ऑगमेंट मैट्रिक्स होती है। कहीं कहीं पर इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरीके से ए ऐसे लाइन भी कवर कर देते हैं, इसे भी हम ऑगमेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। ओके, तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सॉल्यूशन में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात होती है। कैसे, देखो यहां पर हम इसकी रैंक निकाल लेंगे बेसिकली, जैसे हमने पहले वाले केस में निकाली थी होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले में। तो यहां पर जब हम रैंक ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स इसी की रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ किसके, ऑगमेंट मैट्रिक्स। ऑगमेंट मैट्रिक्स बनेगी हमारी किससे मिलके, इससे ए और बी को मिलाकर, ठीक है। कैसे, एग्जांपल समझेंगे अभी। अगर इन दोनों की रैंक डज नॉट इक्वल टू 0 है तो वहां पर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, इट मींस उसका नो सॉल्यूशन होगा, राइट। लेकिन कंसिस्टेंसी में क्या है कि जहां पर रैंक ऑफ ए बराबर हो जाएगी रैंक ऑफ ए बी, यानी ऑगमेंट मैट्रिक्स की, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है रैंक ऑफ ए, तब कंसिस्टेंट हो जाएगा वो सॉल्यूशन उसमें, फिर यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये बराबर नहीं आते तो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर कंसिस्टेंसी में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे दो केस निकलते हैं। पहला यूनिक केस, दूसरा वन से ज्यादा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। कैसे, यहां पर हमने नेचर लिखा है कि कंडीशन है कंसिस्टेंसी की कैसी कि ax इज इक्वल टू बी, ये हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। इज कंसिस्टेंट है कब, इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ए एंड ऑगमेंट मैट्रिक्स आर द सेम रैंक, दोनों सेम रैंक रखती है, ओके, कंसिस्टेंट के लिए, ठीक है। केस 1 नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन इट मींस यहां पर क्या है, ये इनकंसिस्टेंसी हो जाती है।
ओके, सेकंड केस में यूनिक सॉल्यूशन पे बात करें, यानी रैंक ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर आ जाएगी। और कितनी वैल्यू होगी, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। इट मींस यहां पर जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, मान लो यहां 3 हैं, तो यहां पर इस सेट की रैंक भी, इस मैट्रिक्स की रैंक भी 3 आएगी, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की मैट्रिक्स जो बनेगी उसकी रैंक भी 3 आएगी। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे हम, तब क्या हो जाएगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर आ जाती है, मतलब छोटी आ जाती है, किससे, लेस देन हो जाएगी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। 3 केस है, तीनों केस पे एक एक क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हमें दे रखी है, देखो ये दे रखी है ना, 2x + 6y = -11, इधर -3 है, इधर -1 है, यानी कि यहाँ 0 नहीं है। 0 होता तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हो जाती, 0 नहीं है तो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों का। ओके, तो ठीक है, ax = b इस फॉर्म में लिखेंगे हम सभी जानते हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में जितने क्वेश्चंस करे हैं और आप लोगों ने आगे भी करे होंगे उसके बाद, तो ठीक है। तो ax = b, a यानी मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ये इन x और y वेरिएबल के, देखो 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x, y एंड z। ये आ गया हमारे b मैट्रिक्स, -11, -3, -1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ये x, y एंड z के कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर x नहीं है तो 0, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 6, यहाँ पर 20, यहाँ पर प्लस का 6, और यहाँ पर नहीं है तो 0 आएगा। जहां वो वेरिएबल नहीं होता उसका कोफिशिएंट 0 लेते हैं, तो यहाँ z का 0 है, -6, और यहाँ पर माइनस का 18, x, y, z, और ये -11, -3 और -1, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या कहा गया है हमसे कि अब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। ऑगमेंटेड मींस ए, देखो ए सच दैट बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले सकते हैं हम, साथ में लेके भी चल सकते हैं, बट हमें फिर ये भी वेरिएबल लिखना पड़ेंगे, तो एक स्टेप बढ़ जाता है थोड़ा सा, है ना। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, ठीक है, बट इजी होता है। कैसे, देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए सच दैट बी, ये पूरी ए मैट्रिक्स थी, ये बी है, ये बी है, ये x है, और ये पूरी की पूरी क्या है, हमारी a है। तो a और b को जब मिला के लिखते हैं, ये रहा a आ रही है मैट्रिक्स पूरी, अगर आप ध्यान से देखो सच दैट -11 करके लगा रखा है, कई बार स्लैश भी लगा देते हैं, राइट। तो ये होती है हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें 0 बनाना है ना, वही काम करेंगे हम। तो मैं R2 को बना सकती हूँ 0 इसकी हेल्प से। कैसे, देखो R2 को लिख सकती हूँ, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6 हो जाएगा, और इसको माइनस कर दूं तो यही क्या है, R2 - 3R1 किया है, तो 2 6 0 -11, पहली रो ऐसी एज इट इज आएगी। जो हमें सिर्फ इधर वाली चीज को देखकर लगाना है, रैंक ए को, मतलब ए मैट्रिक्स को देख के, वो साथ ही साथ इसमें भी लगते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, इसे माइनस करा, इसमें से 0, 20 - 3 × 6 18, तो 2 -6, और ये आया माइनस का 3, तो -6 आ गया, और यहाँ पर -3, और इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 से तो 33, और माइनस करेंगे यानी प्लस, और प्लस के 33 और -3 30 आ गया। ओके, तो इसके बाद एज इट इज रही थर्ड रो पे काम करते हैं अब हम। थर्ड रो को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 2 और 6 आ रहा है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली R3 जो है R2 का 3 टाइम्स है, राइट। तो यहाँ पे हमने वही किया, R3 - 3 R2 कर दिया, तो ये 0 बन गए। ठीक है, यहाँ पे आ गया -91। अब हमने क्या देखा, ये था मेरे पास इतनी ए मैट्रिक्स, ये बी थी, तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई 2, बट रैंक ऑफ ए भी कितनी आ गई 3, तो इट मींस यहां से मुझे क्या मिल गया, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां पर ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, इट मींस कोई सॉल्यूशन नहीं है। कैसे कोई सॉल्यूशन नहीं है, देखो ध्यान से, इसे हम प्रूफ भी करते हैं। मैथ्स की सबसे खूबसूरत बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि हम उसे तभी के तभी प्रूफ कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला स्टेप कैसे आया, राइट। देखो हमने बोला इनकंसिस्टेंट, इट मींस नो सॉल्यूशन। कैसे, अगर हम इस वाली रो को देखें तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 0 × x1 और 0 × 30 और 0 × हाँ यहां से आएगा ना 0 × x,
यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करने पे आए तो 2 6 0 0 2 माइनस 6 0 0 0 x y z -11 30 एंड माइनस का 91, राइट। अब देखो ये हम साथ में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसलिए लेते थे ताकि रैंक ए और इस पूरे रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक एक साथ चलती रहे और हमें पता चलती रहे ऑपरेशन के बारे में, राइट, और एक टर्म एक्स्ट्रा ना हो जाए, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा ना हो जाए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट वाली को देखिए, 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू y1 0 इंटू y एंड 0 इंटू z इज इक्वल टू -91। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू -91? कभी भी नहीं हो सकता, यानी 0 कभी भी -91 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट है और यहां पर ये कहेंगे हम इसमें कि नो सॉल्यूशन है, यानी कि ये जो सिस्टम है हमारे पास लीनियरली नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का जो एक सिस्टम दे रखा है, ये यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक सिस्टम है, वही फिर से नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस 6 14 और 30 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसे ax प्लस ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख दिया, ओके। उसके बाद ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a सच दैट b वाली, मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या है, एलिमेंट यहाँ 1 1 बन रहे हैं, तो ठीक है R2 को लिख सकती हूँ मैं R2 माइनस R1, R3 को R3 माइनस R1, तो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर R2 माइनस R1 करेंगे 0 2 माइनस 1 0 2 3 माइनस 1 2 और 14 माइनस 6 8। सिमिलरली 1 माइनस दिस 0 4 माइनस 1 3 7 माइनस 1 6 30 माइनस 6 24। बहुत सिंपल थी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस R3 जो है R2 का 3 टाइम्स है, राइट, ओके। तो R3 को हम माइनस कर देंगे 3R2 से, तो ये मेरे को मिल गई 0। क्या हम इसे 0 बना सकते हैं? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहां से क्या बचला, रैंक ऑफ ए कितनी आई हमारे पास 2। क्या हो रहा है इसमें, तो रैंक ऑफ ए कितनी आई हमारे पास 2, एक मिनट, हाँ, रैंक ऑफ ए मेरे पास 2 आ गई, रैंक ऑफ ए बी यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई 2 आई। तो यहां से मैंने क्या देखा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम आ गई, तो यहां पर ये क्या है मेरे पास, भाई ये तो कंसिस्टेंसी रखता है, कंसिस्टेंट है ये सॉल्यूशन, ओके, कंसिस्टेंट है। अब कौन सा वाला केस बनता है उसमें कि रैंक ऑफ ए बी के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर आ रही है, साथ में क्या ये वेरिएबल्स के बराबर आ रही है, जितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्स वाई जेड 3, यहाँ पे आ रही 2, नो, तो इट मीन्स ये किससे छोटा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, इट मीन्स मैंने सॉल्यूशन रखेगा। कैसे, अब इसे सॉल्व करके पता करते हैं। देखो इट मीन्स हम नीचे से लेके चलते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। 0 0 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी, मैंने वही फॉर्म बनाई, फिर से इसको सॉल्व किया था, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा था बट आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 1 1 1 0 1 2 0 0 0, राइट, एक्स वाई एंड जेड, और इधर हमारे पास बन जाती है 6 8 एंड 0, ओके। तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मैंने z वाला पार्ट उठा लिया, 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, इट मीन z इज इक्वल टू c मान लिया मैंने, कोई वेरिएबल लेट कर लिया, ठीक है। z की वैल्यू c है, सेकंड में देखेंगे x, मतलब सेकंड में आएगा ये x 0x प्लस 1y प्लस 2z, यहाँ इस इक्वेशन में इज इक्वल टू किसके है, 8 की इक्वल है ये, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू लेंगे 8 माइनस z की वैल्यू रख दी मैंने, तो -2c, तो यहाँ पर z की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब y और z की वैल्यू मैंने जो यहाँ इक्वेशन बन रही है उसमें रख दी, इसमें वैल्यू रखने के बाद मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास बनता है, x की वैल्यू है -2 प्लस c, y की वैल्यू है 8 माइनस 2c एंड z की वैल्यू है मेरे पास c, ठीक है। अब यहाँ पर c की वैल्यू जैसे कि जैसे मैं 1 रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगी, c की वैल्यू 2 रखू, कितनी भी रखती रहूं तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 रखने पर।
आ जाएगी, ये 0 बन जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ऐसे कितनी सारी रख सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमसे अगर पूछा जाता है कि ये नो सोल्यूशन रख रही है, इनफाइनाइट सोल्यूशन रख रही है या यूनिक सोल्यूशन रख रही है, तो यहीं पर चेक करके इतना और हम बता देते हैं कि हाँ ये इनफाइनाइट सोल्यूशन रख रही है या मैनी सोल्यूशन रख रही है। अगर हमसे पूछा जाता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से दिया है क्या, इस बार हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3। ओके, हम सॉल्व करते हैं। ax इक्वल टू बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, a सच दैट b, ये रहा। अब यहाँ पर मैंने इसकी हेल्प से, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो इसकी हेल्प से मैं इन सबको 0 बनाऊंगी, r2 को लिखाऊंगी r2 माइनस 3r1, 0 होएगा, r3 को लिखूंगी r3 माइनस 2r1 और r4 को लिखूंगी r4 माइनस r1। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखो, इसमें से इसे माइनस करेंगे, -3 इंटू करके, तो ये 0, ये -7, इसे करेंगे माइनस तो 5, ये 1, माइनस के 6 तो माइनस का 8, नहीं 1 माइनस के 9 तो माइनस के 8, राइट। 3 इंटू 3 9 होते हैं, 6 नहीं होते। ओके, हाँ, तो यहाँ पर ना सॉल्व करने में ये है तो इजी, पर सॉल्व बहुत ध्यान से करना है। एक प्लस माइनस की गलती हुई और पूरी मैट्रिक्स आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, रैंक पर भी इफेक्ट डाल देगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कर दिया, R2 R3 और R4 का मैंने लगाया ऑपरेशन, ये वैल्यू आई। उसके बाद मुझे जब ये मैट्रिक्स मिलती है, तब मैंने देखा कि ये इसका 2 टाइम्स है, नहीं 2 टाइम्स नहीं है, तो मैंने देखा R2 माइनस R3 करूं अगर मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, R2 माइनस 3R1। यहाँ पे 1 बनाना है मुझे, ये वाली रो तो 0 बना दी मैंने, ये वाला कॉलम। अब यहाँ पर 1 बनाने के लिए अगर इसको इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे को -1 मिल जाएगा। ठीक है, R2 माइनस R3 करा तो ये -1 बन गया, इसमें से इसे माइनस करा -1, इसमें से किया 0, इसमें से इसे किया कितना है -4। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसके बाद मैंने क्या देखा कि इसकी हेल्प से मैं यहाँ और यहाँ 0 बना सकती हूँ, तो R3 को ले सकती हूँ मैं R3 माइनस 6 R2 और R4 को ले सकती हूँ R4 माइनस 3R1 3R2। इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर 0 बना दिए। अब यहाँ पर 0 नहीं बन सकता, कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं, 1 बन सकता है पर 0 नहीं बनेगा। तो इसलिए देखा मैंने क्या कि इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, R3 को डिवाइड किया 5 से, R4 को डिवाइड किया मैंने 2 से, ये किया, ये कर दिया। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करा, मेरे को ये मिल गई, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने, हाँ मिल गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाली रो मैंने 0 बना दी। तो मैंने यहाँ से क्या देखा कि रैंक ऑफ ए, अब इसको 0 नहीं बना सकते ना, रैंक ऑफ ए किसके बराबर हो गई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो गई, क्योंकि इसमें भी रैंक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो। नॉन जीरोज रो ये रही, जहां पर पूरी रो 0 होगी उसे काउंट नहीं करेंगे, बाकी सबको काउंट करेंगे। तो 1 2 एंड 3 ये 3 रो बन रही है, यानी कि रैंक ऑफ ए भी मेरे पास 3 आ रही है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 आ रही है मेरे पास, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, 3। तो ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मेरा कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे, अब जैसे ही मैं इसमें वैल्यूज रखती हूँ, कैसे रखूंगी मैं वैल्यूज, देखो जो मैट्रिक्स मेरे पास बनकर आई 1 2 -1 0 -1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर x y z इसको ले लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा मेरे पास 3 -4 -4 0, राइट। तो जैसे मैं यहाँ रखती हूँ तो यहाँ पे z की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, -4, ठीक है। z की वैल्यू जैसे 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू -4। तो z की वैल्यू आ गई 4, माइनस का ये इसलिए आई है, यहाँ पर प्लस का 4 है, ठीक है। देखा, अगर माइनस का 4 होती थी वैल्यू गलत हो जाती। तो z की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस का 4। तो जैसे ही मैं इसमें रखूंगी, यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ रही है 4 इस वाली इक्वेशन में। तो x मेरे को y और z मिल गया, x निकालना है, इस वाली इक्वेशन में रखूंगी x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3। यहाँ पे वैल्यूज रखी तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है और कोई वैल्यू नहीं आएगी x y z की, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोला गया है। तो यहाँ पर हमने यूनिक सॉल्यूशन वाला केस देख लिया, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देख लिया, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो तीनों केस पर
हमने क्या देख लिया, 3 क्वेश्चंस देख लिए और इजीली आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, जहां हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस बुक का। तो बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।